हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है क्या? हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही है? चलिए ठीक है। ओके, आ रही है, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। टॉपिक चल रहा था हमारा एडजस्टमेंट समायोजन, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग टॉपिक है। और ये किसी भी ग्रेड की आप तैयारी करें, जैसे आजकल 3 ग्रेड हो चुकी हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड। पहले रीट शब्द मूल चलता था, बट अब एक थर्ड ग्रेड एग्जाम भी आपके सामने होने वाली है। तो उसको लेके भी माइंड में मैं लेके चल रहा हूँ कि साइकोलॉजी जो है, जो आप सेकंड ग्रेड में पढ़ रहे हैं, चाहे वो थर्ड ग्रेड में पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा फर्स्ट ग्रेड में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड में साइकोलॉजी थोड़ा डिफरेंट है, जहां थोड़ा सा वेरिएशन आता है। बाकी सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड और रीट, ये यदि आप साइकोलॉजी कंप्लीटली आपको पढ़नी पड़ती है, वही चीजें लगभग आपको पढ़नी है, याद रखना, ठीक है। तो ये टॉपिक सभी में आएगा, ये टॉपिक सभी में आएगा, याद रखना। सभी को नमस्ते। थर्ड ग्रेड का सिलेबस बदलेगा क्या? मेरे अकॉर्डिंग तो ज्यादा कोई बदलाव आना नहीं है। मेन बदलाव वही है कि सब्जेक्ट बेस्ड होती है थर्ड ग्रेड जो सेकंड एग्जाम होती है, तो उसमें राजस्थान जीके है, साइकोलॉजी है और सब्जेक्ट का टीचिंग मेथड है। ये नॉर्मली हर बार रहता है, तो लगभग वही चीजें रहनी है। कोई बड़ा इसमें वेरिएशन, बड़ा कोई अंतर उनमें मेरे अकॉर्डिंग नहीं आएगा, तो उसको लेकर ज्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कोई बड़ा वेरिएशन आएगा क्या। एग्जाम में मान के चलिए कि थर्ड ग्रेड यदि रीट आप दे रहे हैं तो ये 2022 कंप्लीट चला जाएगा, ठीक है ना। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड हो सकता है कि इस साल के अंत में प्रोसेस पूरी हो जाए, लेकिन थर्ड ग्रेड भर्ती प्रक्रिया पहले रीट होनी है, उसके बाद लगभग 3 से 4 महीने आपके थर्ड ग्रेड भर्ती के आयोजन में लग जाएंगे। तो ये वर्ष के अंत में जाके शायद कुछ हो, ये बड़ी बात होगी। खैर छोड़िए, आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से आपको मेहनत करनी है। जो भी आपके सामने आए, बस दिमाग में ही रखना है कि मुझे सर इसको अंजाम देना है। अब तक आप लोगों ने बहुत इंतजार किया है, तो एक साल और अच्छे से करके और उस तैयारी को अपनी नई ऊंचाइयां दें। ज्यादा तनाव इन चीजों पे नहीं लें, ओवर थिंकिंग नहीं करें, क्या हुआ, इन चीजों से अब कोई सरोकार आपको नहीं होना चाहिए। तो बात करेंगे अपन सर फिर इसके 7 क्वेश्चन नहीं, लेवल सेकंड में तो लगभग 40 नंबर का पार्ट आता है साइकोलॉजी का, और लेवल फर्स्ट में जो है वो उसमें जरूर कम पार्ट है। लेवल फर्स्ट में रीट के अलावा जो सेकंड लेवल फर्स्ट का जो पार्ट होगा सेकंड पेपर, उसमें साइकोलॉजी का 7 नंबर का पार्ट प्लस पेडागोजी का एक पार्ट आ रखा है, तो वो लगभग वेरिएशन तो उतना ही आ जाएगा। बट लेवल सेकंड में तो खैर बहुत बड़ा रोल है इसका। ओके, ध्यान दीजिएगा, अपन समायोजन टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग? समायोजन पढ़ रहे हैं। और समायोजन एडजस्टमेंट में अब तक मैंने क्या पढ़ाया है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। समायोजन टॉपिक में अब तक मैंने क्या पढ़ाया है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट, ठीक है। तो समायोजन क्या है? समायोजन का अर्थ मैंने बताया था, सम प्लस आयोजन। अच्छी तरीके से अपने आप को वातावरण के अकॉर्डिंग ढाल लेना, ये समायोजन है। उसके बाद मैंने समायोजन की डेफिनेशन बताई, जिससे मैंने आपको ये कहा था कि 2 डेफिनेशन जरूर देखनी है, गेट्स टू अर्न और बोरिंग सेफर। ये 2 डेफिनेशन आप जरूर देख लेना, बाकी चाहे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद मैंने चर्चा की थी समायोजन है क्या, यानी समायोजन की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। तो वहां हमने चर्चा की थी कि समायोजन निरंतर चलता है, एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, व्यक्ति के वातावरण और व्यवहार दोनों में परिवर्तन करता है, शारीरिक मानसिक संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया है, उपलब्धि है, एक प्रक्रिया है, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई अवधारणा है, वातावरण व्यवहार दोनों में परिवर्तन करता है। तो ये बहुआयामी प्रक्रिया है, ठीक है, बहुत सारे इसके आयाम होते हैं। रचनात्मक, मानसिक रचना और स्थानापन्न समायोजन इसके 3 रूप होते हैं। और लास्ट में हमने चर्चा कर ली थी कि समायोजन को दूषित करने वाले कार्य कौन से होंगे, यानी आपको जो कुसमायोजन की ओर लेके जाएगा वो 5 कार्य कौन से हैं। तो इन 5 कारकों में जो भगनासा था, फ्रस्ट्रेशन था, वो मैंने आपको कंप्लीटली कल इससे पहले जो क्लास थी उसमें करवा दिया था मैंने। तो फ्रस्ट्रेशन में क्या पढ़ना था, बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु था। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, कुंठा क्या होती है,
कुंठा यही होती है कि जब हमारी कोई इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, कि मान लीजिए आपने बहुत अच्छी तैयारी की और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उससे आप में फ्रस्ट्रेशन पैदा हो सकता है, ठीक है। या फ्रस्ट्रेशन इस बात को लेकर भी हो सकता है कि आपने नंबर भी बहुत अच्छा आ गए, लेकिन अचानक से भर्ती को रद्द कर दिया गया। अब ये भी एक कुंठा का कारण बन सकता है कि यार मैं नौकरी लगने वाला था और अचानक से मेरे मुंह से दिया गया निवाला किसी ने छीन लिया। वो बड़ी बुरी स्थिति होती है, याद रखना, ठीक है। तो ये सब फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है, कुंठाएं पैदा करती है। तो कुंठा क्या है? एक प्रकार का संवेगात्मक तनाव है, जहां व्यक्ति हारने लग जाता है। और वहां मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार से होता है, एक बाह्य भग्नाशा और एक आंतरिक भग्नाशा। आंतरिक मेरी कमी से है, और बाह्य भग्नाशा ये है कि यार कितने गंदे लोगों ने पेपर आउट कर दिया, रिट भर्ती राजनीति की बहन चढ़ी गई, क्यों वो लोगों ने ऐसे किया। अब ये बाह्य भग्नाशा है, एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशन है, उन लोगों की वजह से ऐसा हो गया, ठीक है। और मैं इतनी तैयारी नहीं करता, मेरी कमी की वजह से मेरा ज्यादा तो इंटरनल फ्रस्ट्रेशन होती है। भग्नाशा के आंतरिक और बाह्य दोनों कारण होते हैं, याद रखना। और भग्नाशा जब आती है आपके अंदर, कुंठा जब आपके अंदर आती है, तो आपका 4 प्रकार का बिहेव होता है। आप एकांतवासी बन जाते हैं, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, हंसना अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, एकांतवासी है, रोगग्रस्त होने की बातें करेगा, ये बातें करेगा मेरी हिम्मत ही नहीं है, शरीर टूट रहा है, हर समय नींद सी आ रही है, मतलब अजीब सी बेचैनी, अजीब सी सिचुएशन रहेंगी, याद रखना। और तीसरा, आदमी रोग उसकी बात करेगा। थैंक यू सर, वॉइस क्लियर नहीं है, आवाज गूंज रही है क्या? मतलब क्लियर नहीं है या कुछ गड़बड़, मतलब आवाज गूंज रही है। यस, गूंजने का क्या रीजन हो सकता है? सर ज्यादा गूंज रही है आज। जी सर, एक हार्ड रिक्वेस्ट है, आवाज गूंज रही है। अच्छा, आज क्या रीजन हो सकता है गूंजने का? एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, मैं देखता हूँ। यदि प्रॉब्लम सॉल्व आउट होती है, गला तो खैर गले से तो नहीं होगा, गला तो खराब है। हेलो हेलो हेलो, एक सेकंड, हेलो 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 हेलो, अब देखना एक बार, हेलो 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 हेलो, आवाज तो आ रही है लेकिन गूंज रही है, अभी भी गूंज रही है सर? आ रही है सर, आवाज बराबर आ रही है? नहीं, अभी अभी गूंज रही है जब मैं बोल रहा हूँ। नहीं सर, अब ठीक है, चलिए ठीक है, ओके ठीक है। सर एक लड़के ने टाउन में सुसाइड कर लिया, ऐसे तो बहुत सारे होंगे। देखिए, दो चीजें होती हैं, नौकरी जब एक ऐसी चीज है जिसके लिए आदमी कुछ भी कर जाता है, और जहां पता हो कि एक पेपर देते ही मैं जॉब लगूंगा, वहां आदमी, आज इंसान के दिमाग में ये है कि गवर्नमेंट जॉब जरूरी है, और वो गवर्नमेंट जॉब के लिए वो सब कुछ बेचने को तैयार है। ये सिचुएशन है आज। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है। और लेवल सेकंड में तो ये मान के चलिए कि लगभग बहुत ज्यादा लोगों ने सुना है कि इस मामले में पेपर परचेज किया है, खरीदा है। अब ओरिजिनल आंकड़े तो क्या बताएगी सरकार, बताएगी भी नहीं, पर स्थितियां खराब है। अभी गूंज रही है, अभी भी आवाज सही नहीं आ रही सर। ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज को हिंदी और इंग्लिश बहुत लैंग्वेज में अवेलेबल करवाए। सुनील जी, मैं बात करूंगा, बाकी जो टीचर हैं, सर हैं ज्योग्राफी वाले, वो इंग्लिश मीडियम में उनका बहुत अच्छा है, क्योंकि वो 7 किताबों में से 4 किताबें इंग्लिश में लिखी है उन्होंने। तो बात कर लूंगा मैं, भी पॉसिबल होगा तो। अच्छा, सही नहीं है आज, आवाज सही नहीं है, क्या रीजन हो सकता है? आवाज गूंज रही है, एक सेकंड रुको, मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, वैसे मजा नहीं आएगा, आप परेशान हो जाओगे। हेलो 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 हेलो, ओके, हेलो, आवाज सही प्रकार से आ रही है फिलहाल तो, आई ना, पता नहीं
कुछ टेक्निकल क्या था, ये जो माइक का जो वायर लगा हुआ था वो थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा था, तो मैंने भी देखा है कैसे हो रखा था। कोई नेटवर्किंग इश्यू तो नहीं होगा, नेटवर्किंग तो यहाँ बहुत अच्छा है, इंटरनेट आता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हो सकता है। हाँ, तो देखिएगा, कोशिश करेंगे, थोड़ी देर पढ़ेंगे, उसके बाद नहीं होगा तो कल अपन देख लेंगे, कोई बात नहीं। मैथ टेस्ट सीरीज बता दी नरेंद्र जी, मैथ टेस्ट सीरीज भी अपने अवनी एजुकेशन ऐप पे चला दी हमने, हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज भी हम लेके आ रहे हैं, मतलब वो सभी लोगों को टॉपर्स हैं, वो मेहनत करेंगे आपके साथ, बहुत गजब तरीके से मेहनत करेंगे। तो मैथ की टेस्ट सीरीज भी 2 टॉपर ने चलाई है, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, ध्यान देना। तो समायोजन टॉपिक में हमने एक बिंदु पढ़ लिया था, फ्रस्ट्रेशन। आज हम कुसमायोजन की ओर ले जाने वाले बाकी 4 कारकों की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो कुसमायोजन की ओर ले जाने वाले या समायोजन को प्रभावित करने वाले कारकों में मैंने एक कारक आपको कंप्लीटली पढ़ा दिया था, भग्नाशा या कुंठा। और सबसे बड़ी चीज है कि ये आज हमारे सामने है। आज बहुत सारे बच्चे, कल से बहुत ज्यादा बच्चे फ्रस्ट्रेशन में है, कुंठा में है। तो स्थितियां बहुत अजीब हैं, पीड़ाएं अपनी हैं, बस निकलना, कोई भी समस्या का समाधान खुद को ही निकालना पड़ता है। जिंदगी में याद रखना, जहां से समस्या उत्पन्न हुई है, समाधान भी वहीं से निकलेगा, याद रखना। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि बाहर की तरफ मत देखिए, अंदर की तरफ देखिए, समाधान वहीं से निकलना है। इस कुंठा, भग्नाशा, इस तनाव, इस दुश्चिंता से निकलना हमें ही पड़ेगा, याद रखना, और कोई नहीं निकालेगा, याद रखना। धीर सिंह सर भी मोटिवेट कर देंगे, बता देंगे, पर सबसे बड़ा रास्ता आपको ही खोज करना है। ओके, दूसरा कारक मैं पढ़ा रहा हूं, तनाव, टेंशन। दूसरा कारक, पहला हमने भग्नाशा परसों पढ़ लिया था, आज हम दूसरे कारक की बात करेंगे, तनाव। देखिए, तनाव वैसे तो ये आरएस मेंस में आता है, ये जो बिंदु आता है वो आरएस मेंस का बिंदु है, तनाव। और मैंने किताब में जो तनाव डाला है वो आरएस मेंस के अकॉर्डिंग ही डाला था। हमें यहाँ तनाव को बहुत संक्षिप्त रूप में समझना है। तनाव को दबाव का ही एक रूप माना जाता है, स्ट्रेस का ही रूप माना जाता है, नॉर्मली अपन टेंशन बोलते हैं। तो तनाव कब होता है? तनाव उस समय होता है जब वातावरण और समय की मांग के अनुसार व्यवहार नहीं कर पाते हैं, कि वातावरण आपसे अपेक्षा कर रहा है कि आप ऐसा बिहेवियर करें और आप उस समय वैसा बिहेवियर नहीं कर पाएंगे, तो आपके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा? तनाव उत्पन्न हो जाएगा। और ये छोटी सी चीज को लेकर भी हो सकता है। और तनाव हमारे शारीरिक लक्षणों को, हमारे संवेगात्मक स्थिति को, हमारी संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक स्थिति को, सबको प्रभावित करता है। तो ये दबाव की ही एक स्थिति है, स्ट्रेस की स्थिति है। दबाव को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, बाकी तनाव दबाव का एक पार्ट है। तो यहाँ शॉर्ट में आपको थोड़ा सा एक चीज लिखनी है, गेट्स वाने की डेफिनेशन। सिर्फ मैं गेट्स वाने की परिभाषा लिखा रहा हूँ तनाव के ऊपर, उसके अलावा सब चीजें हम चर्चा इसकी स्टेज में करेंगे, याद रखें, ज्यादा इसको नहीं देखना है तनाव। Seems like your internet connection slow। आज हमारे इंटरनेट कनेक्शन स्लो बता रहा है इसमें, तो हो सकता है वॉल्यूम प्रॉब्लम जो आ रही है, क्योंकि अभी मैसेज आया तो हो सकता है your student might not be able to hear you properly। yes, हमारे पास मैसेज आ रहा है, मतलब हमारे नेटवर्किंग इश्यू है आज, कि आपके स्टूडेंट प्रॉपरली नहीं सुन पा रहे हैं, मतलब इंटरनेट स्लो हमारे हो सकता है आज, कुछ गड़बड़ हो सकती है। सही है सर, सब सही आ रही है। वॉइस गूंज रही है, गायब, आप नहीं दिख रहे हैं सर जी, सर कहाँ गए? आवाज भी नहीं आ रही क्या? आवाज भी नहीं आ रही क्या? ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें, इंटरनेट में क्या है? वीडियो भी, अरे आवाज भी नहीं आ रही क्या? गायब 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 गायब। ओके, हेलो, आवाज तो आ रही है क्या? आवाज भी आ रही है और दिखाई भी दे रहे हो? आ गए सर, दिख रहा हूँ क्या मैं? ठीक है, आज तो क्या चक्कर है,
इतना टाइम खराब हो गया इसमें। दिख रहा हूं? आगे क्या दिख भी रहा हूं? ठीक है, नहीं दिख रहे हैं। ओके सर, सब सही है, टाइम वेस्ट ना करें। मिताजी करें, एकदम सही करें, सिंसियर ना मिताजी। हाँ तो देखना, गेट्स वाले के स्टेटमेंट की मैं चर्चा कर रहा था, तनाव। तो पहला पार्ट भग्नाशा मैंने कंप्लीटली समझा दिया था। सेकंड बिंदु तनाव की मैं चर्चा कर रहा हूं। तो तनाव क्या है? तनाव ये है कि जब वातावरण और समय की मांग के अनुसार अपन व्यवहार नहीं कर पाते हैं तो तनाव के शिकार हो जाते हैं। कि वातावरण आपसे कुछ अपेक्षा कर रहा है और उस समय वैसा बिहेव आपका नहीं हुआ तो आप में क्या होगी? टेंशन होगी। तो गेट्स ने एक परिभाषा दी, तनाव एक असंतुलन की स्थिति है जो आवाज आ रही है? आवाज सही नहीं आ रही है। आज कुछ प्रॉब्लम है क्या? आज रहने दें क्या? फिर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो आ रही है, आ रही है। एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लेता हूं। हाँ सही है। क्या इश्यू हो सकता है इसका तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। सही आ रही है, सुन नहीं रहा। दो बच्चों को मैसेज नेगेटिव आ जाता है, दिक्कत आती है। सब ठीक है, आ रही है। तो एक स्टेटमेंट लिखिएगा, गेट्स वनने का स्टेटमेंट मैं आपको लिखा रहा हूं, ये लिख लें, ठीक है ना। गेट्स वनने के जितने भी स्टेटमेंट मैं बताऊंगा पूरी साइकोलॉजी में, जहां कहीं भी स्टेटमेंट आएगा वो सब स्टेटमेंट्स आपको देखने हैं। मतलब इसके स्टेटमेंट जरूर इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट है, लिख लो, तनाव असंतुलन की स्थिति है। तनाव असंतुलन की स्थिति है। तनाव असंतुलन की स्थिति है जो व्यक्ति को तनाव असंतुलन की स्थिति है जो व्यक्ति को उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए प्रेरित करती है। जो व्यक्ति को उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए प्रेरित करती है। तनाव एक असंतुलन की स्थिति है जो व्यक्ति को उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए प्रेरित करती है। तनाव एक असंतुलन की स्थिति है जो व्यक्ति को उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। किसने कहा? गेट्स वनने ने। तो गेट्स वनने के स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, स्पेशली सेकेंडरी स्कूल लेक्चर की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टेटमेंट्स को मैक्सिमम देखना है, तो ये जरूर देखिएगा आप, ठीक है। तनाव असंतुलन की स्थिति है जो व्यक्ति को उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए प्रेरित करती है। ये तनाव के बारे में आपको इतना ही जानना है, क्योंकि मूल बिंदु जो है अपने वो स्ट्रेस है और तनाव स्ट्रेस का ही पार्ट है। तनाव किसका पार्ट है? दबाव का एक पार्ट है। तो उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, यहाँ तनाव के बारे में इतना ही जानना है। 3 नंबर पे तीसरा बिंदु जो आपको कोर्स मार्जिन को लेके जाता है वो दुश्चिंता, एंजाइटी। एंजाइटी क्या है? दुश्चिंता क्या है? दुश्चिंता अपन किसको बोलेंगे? देखिए, दुश्चिंता एक ऐसी स्थिति है जब आपका ईगो जो है, हमारा ईगो कौन है? हमारा अहम है, जो हमारे व्यक्तित्व की जब रक्षा नहीं कर पाएगा, जब पर्सनैलिटी की जब वो रक्षा नहीं कर पाएगा अप्रत्यक्ष विधियों से, तो वो जो स्थिति पैदा होती है उसको अपन एंजाइटी बोलते हैं, दुश्चिंता बोलते हैं। कि नॉर्मली ईगो क्या करता है? अहम आपका क्या करता है? आपके व्यक्तित्व का रक्षा कवच है, आपके व्यक्तित्व की रक्षा करता है और इसके लिए वो युक्तियां अपनाता है। और यदि वो ऐसा करने में सफल हो गया तो वो जो स्थिति पैदा होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? दुश्चिंता। ये भय व आशंका की स्थिति है। किसकी स्थिति है ये? भय और आशंका की स्थिति है। मतलब एक अनजान सा भय है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, सर हमने इतनी मेहनत की, अब आगे क्या होगा, सर क्या एग्जाम हो पाएगी, सर क्या मैं लग पाऊंगा। एक अनजान सा भय है, आशंकाएं हैं, वो आपको घेरे हुए हैं। इसको अपन एंजाइटी बोलते हैं, इसको अपन दुश्चिंता बोलते हैं, याद रखना। तो ये भय और आशंका की स्थिति है। किसकी स्थिति है? ये भय और आशंका की स्थिति। इसको अपन क्या बोलते हैं? दुश्चिंता बोलते हैं, एंजाइटी बोलते हैं। और ये चेतन और अचेतन में संघर्ष से उत्पन्न स्थिति होती है, ठीक है। आपका चेतन मन और अचेतन मन, ठीक है ना, इन दोनों में एक संघर्ष चलता रहता है। हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जिनकी हम पूर्ति नहीं कर पाते हैं, वो कहां चली जाएंगे? अचेतन मन में। लेकिन वो अचेतन से दोबारा चेतन में आने का प्रयास करेंगे,
तो चेतन और अचेतन में जो संघर्ष हो रहा है, ईगो जो आपकी रक्षा करने का प्रयास कर रहा है, उससे जो भय और आशंका पैदा हो रही है, उसको अपन क्या बोलेंगे? दुश्चिंता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दुश्चिंता बोलेंगे। दुश्चिंता एंजाइटी में लिख लो आप, यह एक भय और आशंका की स्थिति है। यह एक भय और आशंका की स्थिति है। यह भय और आशंका की स्थिति है जो चेतन तथा अचेतन के मध्य, यह भय और आशंका की स्थिति है जो चेतन तथा अचेतन के मध्य संघर्ष से उत्पन्न होती है। यह भय और आशंका की अवस्था है जो चेतन और अचेतन के मध्य संघर्ष से उत्पन्न होती है। इसको अपन क्या बोलेंगे? दुश्चिंता बोलेंगे। इसको अपन क्या बोलेंगे? एंजाइटी बोलेंगे। तो ये भय और आशंका की स्थिति है, और ये चेतन और अचेतन के मध्य जो संघर्ष होता है, उससे ये स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वॉइस तो कोई नेटवर्किंग इश्यू हो सकता है, बाकी वॉइस तो सही है। ठीक है, तो भय आशंका की स्थिति, ये दो प्रकार की होती है दुश्चिंता। एक सामान्य दुश्चिंता है, नॉर्मल, ठीक है, और एक आतंक दुश्चिंता, फोबिया। ठीक है ना, सामान्य दुश्चिंता और आतंक दुश्चिंता। सामान्य दुश्चिंता तो नॉर्मल हो गई कि सर अब आगे क्या होगा, ये नॉर्मल एंजाइटी है आपके अंदर। और आतंक दुश्चिंता होती है फोबिया होना, मतलब हर चीज से भयंकर भय लगना, आप एकदम से डरने लग जाते हो, कांपने लग जाते हो। रेट के नाम पे आप एकदम से पागलों की तरह बिहेव करने लग जाते हो, भागने लग जाते हो। ये फोबिया है। रेट का नाम सुनते ही हालत खराब हो गई, फोबिया है। एग्जाम का नाम सुनते ही ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, फोबिया है। ये आतंक दुश्चिंता है, जब चरम पे हो जाती है। ठीक है ना, एक प्रकार से फोबिया की जो स्थिति है वो आतंक दुश्चिंता है। और सामान्य दुश्चिंता का मतलब एक नॉर्मली टेंशन है, नॉर्मली एक तनाव है आपके अंदर जो किसी भी रूप में आ गया है। तो एंजाइटी के ऊपर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, बस आपको ये समझना था एंजाइटी है क्या। ये क्रूर मार्जिन को ले जाने वाली स्थिति है। इसको भय और आशंका की स्थिति इसमें पैदा होती है। चेतन और अचेतन में संघर्ष से ये दुश्चिंता एंजाइटी पैदा होती है, याद रखना। ठीक है, जब हमारा ईगो जो है वो रक्षा नहीं कर पाता, तब दुश्चिंता पैदा होती है। ये दो प्रकार की होती है, सामान्य दुश्चिंता और दूसरी है आतंक दुश्चिंता। सामान्य और दूसरी है आतंक दुश्चिंता, याद रखना। चौथा बिंदु इंपॉर्टेंट है, इसको अपन बोलेंगे स्ट्रेस, दबाव। दबाव, स्ट्रेस, इसको समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस क्या है, दबाव क्या है? देखिए, तनाव और दबाव को नॉर्मली एक ही रूप माना जाता है। तनाव और दबाव को नॉर्मली एक ही माना जाता है मनोविज्ञान के हिसाब से। स्ट्रेस जो शब्द है, याद रखना, ये स्ट्रेस जो शब्द है, दबाव जो शब्द है, ये जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है सर, बुक में ज्यादा लिखा हुआ, हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूं ना क्लास में, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। ठीक है, बुक में किसी भी बिंदु के ऊपर कंप्लीट जानकारी इसलिए दी जाती है, कोई भी बच्चा चाहे वो आरएस की तैयारी करे, चाहे फिजिकल की तैयारी करे, उसे कहीं मेथड ढूंढना नहीं पड़े, उसे दूसरी किताब देखनी नहीं पड़े। इस लिहाज से मैंने इस किताब को लिखा है। और क्लासरूम में अपन वो चर्चा करेंगे जो हमें पढ़ना है स्पेशली, ठीक है, जो हमारे लिए जरूरी है। तो जो मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ, क्लास नोट्स मैंने लिखवा डाल भी दिए हैं, अधिगम के डाल दिए हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के डाल दिए हैं, और बाल विकास वाले टॉपिक के, तीनों टॉपिक के क्लास नोट्स भी डाल दिए हैं। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं, बुक्स की पीडीएफ भी डाल रखी है और क्लास नोट्स भी। ओके, तो दबाव स्ट्रेस को समझिएगा। स्ट्रेस क्या है? देखिए, जो स्ट्रेस शब्द है वो लैटिन भाषा के स्ट्रिंगर से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? स्ट्रिंगर। और ये जो स्ट्रिंगर है, इसका मतलब होता है कसना। स्ट्रिंगर का मतलब क्या होता है? कसना। मतलब कोई चीज जब आपको कसती है वो दबाव है। कोई चीज आपको कसती है वो क्या है? दबाव है, याद रखना। समझ रहे हैं मेरी बात? दबाव क्या है? मतलब एकदम कस देता है। जैसे मान लीजिए अचानक से ही आ गया कि अब रीट जो है वो 46,000 पदों के लिए होनी है, या मान लीजिए कि फरवरी में सेकंड ग्रेड का विज्ञापन, फर्स्ट ग्रेड का विज्ञापन आ जाएगा। तो जैसे विज्ञापन आएगा तो आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा, यार आपको पढ़ना पड़ेगा। अब तक आप हो सकता है ढीले रूप में चल रहे हैं, कर लेंगे, बहुत समय है, लेकिन जैसे ही कोई प्रतियोगिता की चीज आती है या आत्मसम्मान की चीज आती है, तो हमारे अंदर एक दबाव सा क्रिएट होता है, और दबाव आपको क्या करता है? कसता है। अब दबाव जिंदगी में जरूरी है कि नहीं, ये बड़ी बात है। जरूरी है, लेकिन एक संतुलित दबाव जरूरी है। यदि दबाव नहीं है तो आप पढ़ोगे नहीं, आप पूरा दिन यूं निकाल देते हो। जैसे मान लीजिए दबाव नहीं है एग्जाम का, दिख नहीं रहा कुछ भी, तो आपका पूरा दिन कई बार यूं निकल जाता है, सर कुछ नहीं पढ़ा हमने तो आज। और लेकिन दबाव जब होता है तो एक एक मिनट इंपोर्टेंट होती है, एक एक सेकंड इंपोर्टेंट होती है। नहीं सर मेरे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो दबाव आपको भी एक प्रकार से क्या करता है, कसता है। अब दबाव दो प्रकार का होता है, स्पेशली कितने प्रकार का होता है दबाव, दो प्रकार का होता है। एक होता है सकारात्मक, सकारात्मक दबाव, और एक होता है नकारात्मक दबाव। ठीक है, सकारात्मक को अपन यूस्ट्रेस बोल सकते हैं और इसको अपन डिस्ट्रेस बोल सकते हैं। यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस। दबाव क्या है, दबाव स्ट्रेस स्ट्रिंगर से मिलकर बना है, और दबाव के दो प्रकार हैं। एक मैंने कहा कि पॉजिटिव यूस्ट्रेस और दूसरा मैं नेगेटिव डिस्ट्रेस। अब डिस्ट्रेस और यूस्ट्रेस ये हमें समझने हैं। पॉजिटिव दबाव क्या है और नेगेटिव दबाव क्या है। देखिए सकारात्मक दबाव क्या है, जब पॉजिटिव दबाव आपके अंदर आएगा तो आपकी कार्य गति बढ़ जाएगी, आपको कार्य करने में मजा आने लग जाएगा। आप 2 घंटे की चीज 1 घंटे में पढ़ लोगे, बहुत आनंद आ रहा है आपको, रुचि हो रही है साइकोलॉजी पढ़ने में या विषय पढ़ने में, ये पॉजिटिव दबाव है। और नेगेटिव दबाव क्या होता है कि पढ़ा नहीं जा रहा है, किताबें उठा रहे हो, इंडेक्स पढ़ रहे हो, फिर एक किताब को उठाया, अरे यार इसमें तो कुछ भी याद नहीं है, फिर दूसरी किताब, अरे राम इसमें भी कुछ याद नहीं है, तीसरी किताब, अरे वाह इसमें भी याद कुछ नहीं है। किताबें उठा रहे हो, पढ़ कुछ नहीं रहे हो, देख रहे हो किताबों की तरफ, अजीब सी स्थिति हो रही है, ना भूख लग रही है, ना रात को नींद आ रही है, चलते चलते दीवारों से भिड़ते हुए जाते हो। घर वाले कहते हैं पागल हो रहा है क्या, पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सी स्थिति है। समझ रहे हैं आप, घर वाले कहते हैं खाना खा ले, तो खाना खाने के लिए आता है तो बाहर निकल जाता है, अरे बेटा किचन इधर है, अजीब सी स्थिति। ये नेगेटिव स्ट्रेस है। अत्यधिक दबाव जब हो जाता है इंसान पे तो ऐसा बिहेवियर करने लग जाता है, पागलों जैसी स्थिति है। आने वाला टाइम बड़ा खतरनाक होगा और आपको आसपास में से लोग दिखेंगे, यार हो क्या रहा है। एक सूनापन, एक नेगेटिव स्ट्रेस हमारे अंदर इतना हावी होता जा रहा है, हमें खुद को पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। सर पागलों की तरह बिहेवियर कर रहे हैं, पागलों की तरह देख रहे हैं, कुछ चीजें देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं। घर वाले कहेंगे अरे छोड़ो, कहें कुछ बढ़िया शरीर छोड़ो, ये रीट के बाद में छोड़ो, जम्मा ही नाश हो गए छोड़ा। नेगेटिव स्ट्रेस, नकारात्मक दबाव, समझ गया। पॉजिटिव स्ट्रेस क्या है, कार्य गति को बढ़ा देता है, मजा आता है, रुचि आती है, उत्साह के साथ तैयारी कर रहा है, रेट के नाम पे, सेक्यूर के नाम पे, फसल के नाम पे, कर दूंगा हो जाएगा। एक उत्साह बचा ही नहीं, पूरे दिन मुंह लटकाए, रोना सा चेहरा, वो नेगेटिव स्ट्रेस, डिस्ट्रेस। हाँ वो कह रहा सुनील मेरे प्लेट आ गई, तो प्लेट आ जाए, हाल रही अब तो सबकी लगभग की हाल रही, नहीं आ रही तो आ जाएंगी लोगों की। पेपर खरीदो बाकी बे हाल की जगह, बेचारा मेहनत करो बाकी बे हाल की जगह बच रहे हैं, बाकी थोड़ा हाल जाएंगी। क्यों, कुछ की कोरोना अलादी, कुछ की रेट अलादी, हालत खराब हो रही है। दबाव लिखिए, स्ट्रेस स्ट्रिंगर से उत्पत्ति हुई। स्ट्रिंगर लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का, लैटिन भाषा का शब्द है, ये याद रखना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कषना। दबाव दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव स्ट्रेस, इसको अपन यूस्ट्रेस बोलते हैं, नेगेटिव स्ट्रेस, इसको अपन डिस्ट्रेस बोलते हैं। यहाँ कार्य गति कमजोर हो जाती है, यहाँ कार्य गति बढ़ जाती है। ये दबाव के मुख्य प्रकार है। इसके अलावा दबाव के 3 प्रकार और भी होते हैं। दबाव के मुख्य प्रकार पूछे तो 2 ही बताने, यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस, और अन्य प्रकार 3 होते हैं। मुख्य प्रकार यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस। स्ट्रिंगर कृष्ण याद रखना। दबाव के अन्य प्रकार में एक दबाव होता है भौतिक दबाव, भौतिक दबाव। एक दबाव होता है सामाजिक दबाव। भौतिक दबाव लिख लो, 1 2 नंबर पे लिखो सामाजिक। सामाजिक क्या है, और तीसरा मनोवैज्ञानिक। सामाजिक को अपन 3 नंबर पे लिख सकते थे, मेरे सीक्वेंस में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है भाई, सीक्वेंस पर्सन पूछता नहीं है सीक्वेंस की। मनोवैज्ञानिक दबाव, भौतिक दबाव, सामाजिक दबाव और मनोवैज्ञानिक दबाव। कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, सीक्वेंस से इनके कोई प्रश्न आता नहीं है, फिर भी समझ ले आप। भौतिक दबाव क्या है, भौतिक दबाव है मौसम का। भौतिक दबाव क्या है, मौसम का। जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा सर्दी या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, अभी जो समय आएगा, अभी तो बसंत ऋतु चल रही है तो मौसम बड़ा शानदार है, ठीक है, वो बड़ा दबाव नहीं। लेकिन एक मौसमी दबाव होता है, प्राकृतिक घटनाओं का दबाव होता है कि अचानक से बाढ़ आ गई, तो बाढ़ की वजह से हमारे जो असंतुलन पैदा हो रहा है, बहुत तेज लुएं चल रही है, गर्मी पड़ रही है, उससे जो असंतुलन पैदा हो रहा है, जो आप जिसको फेस करेंगे आप मई जून में,
खतरनाक वाली गर्मी जिसको फेस करेंगे। वहां हमारी प्लेट पहले से सरकी हुई है और प्लेट सरका देगा सूर्य भगवान थोड़ा सा। तो ये भौतिक दबाव भी असंतुलन पैदा करता है इंसान में, याद रखना। वो प्राकृतिक घटनाएं जितनी भी वो सब आगे इसमें। सामाजिक दबाव का मतलब क्या है? हमारे आसपास के लोग, हमारे परिजन, हमारे माता पिता की इच्छाएं, क्योंकि लोगों का दबाव। अब जैसे आप लोगों पे एक बड़ा दबाव होगा, उन बच्चों पे बड़ा दबाव होगा जिन बच्चों के नंबर बहुत अच्छे आए थे रिट में, और कईयों की तो बेचारों की सगाइयां तक हो गई। कितनी बड़ी विडंबना है। आज मेरे पास एक बच्चे का कॉल आया, बोल सर सगाई हो गई, लेकिन अब आगे से फोन आया है सर, वो कह रहे सगाई जारी नहीं रख सकते जब तक आप सिलेक्शन नहीं लोगे। तो ये दुनिया है साहब, ये सोशल दबाव है अनावश्यक रूप से। इज्जत की समस्या हो जाती है। देखो उसकी सगाई हुई थी, टूट गई, देख लो, पेपर लाए हुए रेट को। ये सामाजिक दबाव, लोगों की ताने। आप बच्चा बाहर फेस नहीं कर पाता है लोगों को। ये सोशल दबाव है, सामाजिक दबाव, रिश्तेदारों का, रीति रिवाजों का, परंपराओं का, मनोवैज्ञानिक दबाव। अनिता जी, दुश्चिंता का उदाहरण ये। दुश्चिंता क्या है? दुश्चिंता ये होती है कि जब आपका व्यक्तित्व आपकी अहम रक्षा नहीं कर पाता है, ईगो आपकी रक्षा नहीं कर पाता है। जैसे मैं बहाने बना लूंगा कोई चीज का तब तो ठीक है, और मैं बहाने नहीं बना पाया, मैं उसका औचित्य सिद्ध नहीं कर पाया, मेरे सामने कोई समस्या आई, तो मेरे अंदर एंजाइटी आएगी, दुश्चिंता आएगी। और ये हमेशा किस चीज को लेकर आती है कि आपकी बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं जिनकी आप पूर्ति नहीं कर सकते। अब वो पूर्ति नहीं कर पाओगे तो अचेतन में चली गई, लेकिन वो अचेतन से चेतन में आने का प्रयास करती है। अब आपका ईगो जो है वो रक्षा करता है कि वो वापस नहीं आ पाए, लेकिन यदि वो अचेतन से चेतन में आ गई तो आप में एंजाइटी पैदा होगी, क्योंकि वो गलत है। तो गलत विचारों की वजह से एंजाइटी पैदा होती है। आप तो सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। सुंदर लग रहे हो, चलो ठीक है। महेश जी, आपकी फर्स्ट क्लास है तो एंजॉय कीजिए फर्स्ट क्लास को, उत्सव मनाइए, प्रसाद बांटिए, आज खुशियां मनाइए। अड़ोसी पड़ोसियों को कहिए कि आज देश सर को जीवंत देखा है मैंने। ये उत्साह का दिन है बसंत ऋतु में, स्प्रिंग ऑफ लाइफ। आज रात को खूब पढ़ना कि देश सर को मैंने देखा है, आज उनको मुस्कुराते हुए देखा है आज। और आज के बच्चे कहने बड़े स्मार्ट लग रहे हो सर, और खुश हो जाओ। हाँ जी, दबाव के 3 प्रकार है। भौतिक दबाव, सामाजिक दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव। मनोवैज्ञानिक दबाव होता है खुद की इच्छाओं का, फ्रस्ट्रेशन का, कुंठाओं का। जब आदमी खुद से हारने लग जाता है, यार मेरे साथ क्यों हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा वहां क्यों किया। मेरी महत्वाकांक्षाओं का दबाव, मेरी इच्छाओं का दबाव, मेरी कुंठाओं का दबाव, ये मनोवैज्ञानिक दबाव है। ये आपसे रिलेटेड है। सामाजिक दबाव में लोग, रिश्ता, परिवार सब आ गया। भौतिक दबाव में प्रकृति है। तो ये दबाव के 3 अन्य प्रकार हैं, याद रखना। लेकिन मुख्य प्रकार पूछे तो दबाव के 2 ही बताना है, यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस। ठीक है, एक तो ये पार्ट याद रखना दबाव है, स्पेशली आपको याद रखना है। ठीक है, दबाव की तुलना में बिजली के बल्ब की भांति की जाती है कि दबाव एक लाइट है, यदि कम हो गया तो बल्ब क्या हो जाएगा, 0 वाट की तरह चमकेगा, जोश ही नहीं रहेगा, उत्साह नहीं रहेगा। और ज्यादा हो गया तो फूट जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। इसलिए दबाव एक संतुलन होना जरूरी है। दबाव ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए जिंदगी में। याद ओके मेरा जी, पीडीएफ वैसे तो आप निकाल नहीं सकते क्योंकि हमारे क्लास के नोट्स हैं, तो आप वैसे लिख सकते हो उनको देख के। वो पीडीएफ हमने डाल दी, वो हमने डाल दी। आप देखिए आगे, ये बहुत दबाव के 3 अन्य प्रकार होंगे। अब मैं दबाव पे चर्चा करूंगा। दबाव, जो आधुनिक दबाव पे जो कार्य किया है वो हेंसी सेल्वे ने किया है। तो ये याद रखना, ये आरएस वगैरह में बहुत बार प्रश्न आया हुआ, ठीक है ना। हेंसी सेल्वे ने क्या किया है, दबाव पे बहुत कार्य किया है। तो आपके सामने प्रश्न आएगा कि आधुनिक दबाव के जनक कौन है, तो हेंसी सेल्वे। इन्होंने दबाव पे बहुत वर्क किया और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था जीएस। कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, ये प्रश्न बहुत बार आरएस मेंस में पूछा गया है। जीएस की अवधारणा किसने दी है, हेंसी सेल्वे ने। जीएस का मतलब, जी का मतलब जनरल होता है, ए का मतलब
एडेप्टेशन अनुकूलन होता है, एस का मतलब सिंड्रोम यानी लक्षण होता है, सामान्य अनुकूलन संरक्षण, सामान्य अनुकूलन संरक्षण। जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये हेंसी सेल्वे का है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि साहब जीएस की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है, तो आपका उत्तर होगा साहब जीएस की अवधारणा हेंसी सेल्वे से जुड़ी हुई है। इसको अपन क्या बोलेंगे? सामान्य अनुकूलन संरक्षण की अवधारणा बोलेंगे, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम की अवधारणा इसको अपन बोलेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये, हाँ सेल्वे, मूल रूप से सेल्वे, कुछ किताबों में सेल्वे लिखा हुआ है, बुक में दो नाम है, कोई टेंशन मतलब आपको हेंसी सेल्वे याद रखो, ये दो नाम नहीं आएंगे, ठीक है ना, हेंसी सेल्वे याद करेंगे सेल्वे का, ठीक है। जीएस जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, तो जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम क्या है? सामान्य अनुकूलन संरक्षण क्या है? हेंसी सेल्वे की अवधारणा है। इसने कहा था कि जब दबाव आता है तो उसकी 3 परिस्थितियां बताई इसने, कि दबाव जब आता है तो उसकी 3 स्थितियां होती हैं, ठीक है। पहला होता है सचेत प्रतिक्रिया चरण, सचेत प्रतिक्रिया चरण। जब भी दबाव आएगा तो जो हमारी एडिनल ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है? हमारी जो एडिनल ग्रंथि है वो हार्मोन को स्रावित करेगी। जैसे दबाव आपको फील करोगे तो एडिनल ग्रंथि उससे लड़ने के लिए क्या करेगी? एक प्रकार से आपको सचेत करेगी उस दबाव के लिए, तो एडिनल ग्रंथि वो हार्मोन स्त्राव करेगी, इसको अपन क्या बोलेंगे? सचेत प्रतिक्रिया चरण। आपको केवल मैक्सिमम नाम याद रखना है, किसके 3 चरण कौन से होते हैं? सचेत प्रतिक्रिया चरण पहला चरण। दूसरा प्रतिरोध चरण, प्रोटेस्ट करेंगे अपन, प्रतिरोध चरण, ठीक है। पहले में तो एडिनल ग्रंथि आपको सचेत कर रही है कि दबाव आ रहा है, एक प्रकार से आप तैयार रहना, आपको वैसे हार्मोन स्रावित करेगी। प्रतिरोध चरण में उस दबाव का सामना करने के लिए हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां लड़ेंगी, कंप्लीट प्रतिरोध करेंगे उस दबाव का सामना करने के लिए, यहां प्रतिरोध लड़ाई चल रही है। और तीसरी स्थिति इसने बताई थी परिश्रांति। परिश्रांति क्या है? परिश्रांति का मतलब है एक प्रकार से जहां पे आप हार मान लोगे, आपने कोशिश की, प्रतिरोध किया, लेकिन लास्ट में जाके आपको लगा कि नहीं यार नहीं बैठेगा मामला, मतलब दबाव के सामने झुक गए। प्रतिरोध चरण में आप कोशिश कर रहे हो और परिश्रांति चरण में क्या होगा? एक प्रकार से आप थक चुके होंगे, आपकी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां वो थक चुकी होंगी, अब कोई समाधान नहीं है, ये परिश्रांति चरण है। तो ये देखना है, ठीक है। तो दबाव के 3 लक्षण हैं, सचेत प्रतिक्रिया चरण, प्रतिरोध चरण और परिश्रांति चरण, ये याद रखना, ठीक है। ये याद रखना, जीएस सामान्य अनुकूलन संरक्षण, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, और इसके 3 स्टेज हैं, सचेत प्रतिक्रिया चरण, प्रतिरोध चरण और परिश्रांति चरण, ये आपको याद रखना, ओके, हो गया, ये याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं देखना। अब यहां एक अंतिम रूप से मैं चर्चा करूंगा इस बिंदु पे, ये तो इनके तीनों के नाम याद रखना और जीएस का नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट याद रखना। दबाव का सामना करने की कोई तकनीक किसने दी है क्या? स्ट्रेस का आप सामना कैसे करेंगे, दबाव का सामना कैसे करेंगे? तो देखो, दबाव का सामना करने की कुछ तकनीक होती है, दबाव का सामना करने की बहुत सारी तकनीक स्टेप्स होती है, ठीक है ना। तो दबाव का सामना करने की स्पेशल तकनीक दी लेजरस ऑफ फॉकमैन ने दी। किसने दी? लेजरस ऑफ फॉकमैन। लेजरस ऑफ फॉकमैन ने दबाव की क्या दी है? तकनीक दी है। तो लेजरस ऑफ फॉकमैन ने क्या तकनीक दी है सुनिएगा, दोबारा क्या बताऊं, अरे दोबारा इतना ही था कि उसमें कुछ नहीं देखना आपको। हेंसी सेल्वे का जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, ये इस कॉन्सेप्ट है, इसके 3 चरण बताए इसने। सचेत प्रतिक्रिया चरण में आपके अंतःस्रावी एडिनल ग्रंथि दबाव का सामना करने के लिए हार्मोन स्रावित करती है। प्रतिरोध चरण में आप उसका सामना करने के लिए, उसको रोकने के लिए अपना प्रयास करोगे कि दबाव स्ट्रेस आप पे हावी नहीं हो। और परिश्रांति, ये चरण वो होता है जहां आप हार मान लेते हो, ये दबाव को आप कंट्रोल नहीं कर पाए, यहां क्या कर लोगे? एक प्रकार से हार मान लो, ये परिश्रांति चरण, ओके। अंतिम रूप से आपको याद रखना कि दबाव का सामना करने की क्या तकनीक होगी। तो दबाव के सामना करने की तकनीक जो दी थी वो लेजरस ऑफ फॉकमैन ने दी थी। किसने दी थी? लेजरस ऑफ फॉकमैन। लेजरस ऑफ फॉकमैन ने दबाव का सामना करने की कुछ तकनीक दी थी। तो इन्होंने 2 तकनीकें बताई कि दबाव को आप कैसे सामना करें, स्ट्रेस को आप रोके कैसे। तो इसके 2 तरीके इन्होंने बताए थे, एक समस्या केंद्रित तकनीक, समस्या केंद्रित, कि जब भी दबाव आता है तो कोई रीजन से तो आता होगा,
कोई भी दबाव स्ट्रेस आता है, मान लीजिए आपका दबाव आ गया कि सर रेटिंग 46,000 की भर्ती है, मैं कैसे करूं, क्या करूं, उसके बाद सेकंड एग्जाम होगी, कैसे करूं, वो समझ में नहीं आ रहा। तो आपको ये देखना है कि ये समस्या क्यों आई। या तो आप एग्जाम पैटर्न नहीं समझ पा रहे हैं, या आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं मुझे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, या आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं है। जो भी चीजें हैं, उस समस्या के कारण को खोजना है। ये समस्या के अंदर तरीका है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जब भी स्ट्रेस महसूस किया, मैंने तनाव महसूस किया, तो तनाव उत्पन्न ही क्यों हुआ। तनाव की उत्पत्ति कहां से है। तनाव की उत्पत्ति या तो एग्जाम को डर को लेकर है, एग्जाम के पैटर्न को लेकर है, या मैं किताब का सिलेक्शन नहीं कर पा रहा इस बात को लेकर है। तो आपको उस समस्या का समाधान ढूंढना है। इस समस्या के अंदर तरीका सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। और दूसरा तरीका है समय को